हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी सोशल स्टडीज़ वाली मैम आपका स्वागत करती हैं अपने चैनल पर। और ये है छठी वीडियो ऑफ चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। तो अगर आपने अभी तक पहले के जो टॉपिक्स हैं अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए और उसके बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट करिए। तो चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर इस चैप्टर के। ये है पार्ट 6 वीडियो का, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइफ। जो भी मिडिएवल पीरियड में बाहर से इन्वेजन हो रहे थे, जिस भी तरीके के कल्चर और ट्रेडिशनल चेंजेस को मुगल्स लेकर इंडिया में आ रहे थे या दिल्ली के सुल्तान लेकर आए थे टर्की से, तो उनका लोगों पर क्या असर पड़ा, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, आइए जान लेते हैं चैप्टर में। सो डिस्पाइट शिफ्टिंग पॉलिटिकल पावर्स बिटवीन द 13 to 17 centuries, इंडिया विटनेस्ड वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थैंक्स टू इट्स एग्रीगेरियन फाउंडेशन। मीन्स इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, जो इसका क्लाइमेट था, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा सुटेबल था एग्रीकल्चर करने के लिए। थ्राइविंग आर्टिजनल इंडस्ट्रीज़, कम्युनिटी बेस्ड एंड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज़। मतलब टेम्पल सिर्फ वर्शिपिंग सेंटर नहीं होते थे बल्कि वहाँ पर ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क वर बिल्ड ऑन दी टेम्पल टाउन्स। उस समय के टाउन्स को टेम्पल टाउन्स भी बोला जाता है क्योंकि टेम्पल वॉज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द टाउन। बिल्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम सच एज श्रेणीज, जातीज, professionally defined communities and system of credit, the subcontinent remained one of the wealthiest region of the world. अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात करी गई है कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज थी। मतलब ऐसा नहीं था कि जो सारी इकोनॉमी है वो किंग ही कंट्रोल करेगा, सेंट्रलाइज करेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि छोटे छोटे अलग अलग क्या थे, श्रेणीज थे, गिल्ड्स। मतलब जब बहुत सारे ट्रेडर्स आपस में मिलकर अपना यूनियन बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गिल्ड्स या श्रेणीज कहते हैं। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्रुप था वो था जाति सिस्टम। इकोनॉमी जो थी वो जाति के थ्रू भी रेगुलेट होती थी। मतलब जो जिस जाति का होता था उसी जाति का उसको प्रोफेशन करना होता था, उतना ही उसको पैसे मिलते थे। तो इस तरीके से जाति और श्रेणीज ने क्या किया हुआ था, डिसेंट्रलाइज किया हुआ था इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम को। एंड दिस इसी वजह से शायद हमारा देश जो था वो वन ऑफ द वेल्दियस्ट कंट्रीज था एंशियंट टाइम्स में। द सल्तनत पीरियड लॉ सम प्रोग्रेस इज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क, स्पेशली रोड इन द नॉर्थ इंडिया, ब्रिजेस, अ फ्यू चैनल्स एंड द अदर इरीगेशन वर्क अपार्ट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीज़, all of which expanded considerably during the Mughal period. Coins in several metals demonstrations were introduced as currency. The Mughals will use a different system with their rupiah or of silver and a dam of copper. तो इस समय जो चेंजेस आए थे वो क्या आए थे सल्तनत पीरियड में। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, पर्शियन व्हील का यूज़ होता था। इसमें घड़े बंधे हुए होते थे व्हील के चारों तरफ, जो पानी को कुएं से क्या करता था, अंदर से उठाकर बाहर फेंकता था, इरिगेशन करता था क्रॉप्स की। रोड नेटवर्क बिल्ड हुआ, ब्रिजेस बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए इरिगेशन के लिए, और न्यू सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और इसी ने क्या किया, हमारे सिटीज़ को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, हमारे कॉइनेज को, हमारे मेटल को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। करेंसी के लिए मुगल्स ने जिस करेंसी को यूज़ किया उसका नाम था रुपया, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, से है ना, रुपया हम बोलते हैं, 1 रुपया। तो इसी तरीके से रुपया क्या किया, सिल्वर का यूज़ किया सिल्वर का यूज़ किया मुगल्स ने। और दाम किसका यूज़ किया, दाम जो कि पहले रुपये से चीप होता था उसको कॉपर का रखा गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेटल इंडस्ट्री जो थी वो भी बहुत अच्छी फ्लरिश कर रही थी। एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। We have already seen how rulers relied on agriculture, revenue, and maintain their administration. Extracting land revenue at 1/5 of the produce. कितना land revenue ये लेते थे, 1/5, मतलब इनको क्रॉप जो होती थी उसका एक कितना 1/5 पार्ट जो था वो क्या देना होता था, अपने एज अ टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मतलब जो उस समय के पॉलिटिकल रूलर्स थे। और कुछ सुल्तानों ने तो इसे उससे भी ज़्यादा 1/2 से भी, मतलब आधे से भी ज़्यादा रेस कर दिया था। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी फॉलोइंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स इंक्लूडिंग बोथ फूड, राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन। इतनी सारी चीज़ें जो थी वो उस समय के लोग उगा लेते थे। नॉन फूड आइटम्स में कॉटन,
वूल, सिल्क, टिम्बर, टेक्सटाइल्स, इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था ट्रेड करने के लिए। जो रीजन टू रीजन जो एग्रीकल्चर था वो वेराई करता था वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की एनवायरनमेंट को देखते हुए। इस समय पर पीजेंट्स ने सेवरल फेमाइंस को एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, मतलब बार बार फेमाइंस आते थे और ऊपर से टैक्स इतना ज़्यादा था जिसका सारा असर किस पर पड़ता था? पीजेंट्स पर पड़ता था। किस पर पड़ता था? पीजेंट्स पर पड़ता था बेटा। विथ रिलीफ डिपेंडिंग अपॉन दी पर्टिकुलर रूलर्स बेनेवोलेंस मीन्स कितना अच्छा राजा होगा, कितना ज़्यादा कृपालु होगा, कृपालु उस पर डिपेंड करता था कि अगर कभी आ भी गया फेमाइन तो कैसे हम उससे बाहर निकलेंगे। टेक्सटाइल के अलावा क्राफ्ट पीपल मेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेपन्स एंड यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी, शिप बिल्डिंग, रिवर, ओवरसीज ट्रेड, these these were also flourishing. Indian goods were exported through coastal and river towns Calicut, Mangalore, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली, ये सारे जो थे पोर्ट सिटीज़ थी जहाँ पे रिवर से भी कनेक्टेड थी और उससे भी कनेक्टेड थी। इंडिया इम्पोर्टेड मच लेस इट्स एक्सपोर्ट, इंडिया इम्पोर्ट बहुत कम करता था और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था। मतलब आज जो होता है ना उसका बिल्कुल ऑपोजिट था। इसीलिए इंडिया को क्या बोला जाता है? सेंटर भी बोला जाता था उस समय की इकोनॉमी का। तो इम्पोर्ट ज़्यादा था, सॉरी इम्पोर्ट बहुत कम था और एक्सपोर्ट ज़्यादा था। ओके, तो ये मतलब है कि इंडिया का इम्पोर्ट कम था और एक्सपोर्ट ज़्यादा था। इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड सिल्क, हॉर्स, मेटल्स, ऑल काइंड्स ऑफ लग्जरी गुड्स, सिर्फ हम लग्जरीज चीज़ें ही इंपोर्ट करते थे। मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्शियन, सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू बसलिंग ट्रेड एक्टिविटीज़। सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन इंडियन पोर्ट्स, मतलब जो सेंट्रल एशिया था वो कहाँ था? ये सारी की सारी हमारी जो चीज़ें थी कहाँ कहाँ से आते थे लोग खरीदने के लिए? अरब, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, और वो इंडिया से सामान खरीद के भी ले जाते थे और बेचते भी थे। एक सिस्टम, क्या इतनी सारी जो कमोडिटीज़ थी, जो प्रोडक्ट्स थे, क्या उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ईज़िली होना था? नहीं, इसके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान आता जाता था। तो एक ईज़ियर बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता था? हुंडी सिस्टम यूज़ किया जाता था। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। मतलब डायरेक्टली पैसों में ना लेन देन करके बल्कि पेपर के फॉर्म में अपनी, जो आपने जितना भी अमाउंट पे करना है, एक चेक की तरह ये होता था कि आपने उसको ये दे दिया एंड फाइनली ये किसके पास चला जाता था? जिससे आप खरीद रहे होते थे उस ट्रेडर के पास ये हुंडी चली जाती थी। हुंडी मीन्स एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिसमें आप ये लिख कर देते हैं कि आपने कितने रुपए का सामान खरीदा है और आप उसको पेपर के थ्रू क्या करते हैं? पे करते हैं। ओके, सो इसको हुंडी सिस्टम कहते हैं। Also enable merchant transfer funds across political boundaries without physically transporting currencies, making them less vulnerable to plunder, क्योंकि इससे चोरी होने का बहुत जो डर था वो कम हो जाता था, उनकी जो करेंसी थी वो बच जाती थी। Trader communities such as Marwadis become adept at operating across different political regimes, developing parallel systems of credit and trust that functions independently or ऑफिशियल स्ट्रक्चर। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो एक ट्रस्ट था ट्रेडर का, ट्रेडर्स पे, ट्रेडिंग कम्युनिटी जैसे मारवाड़ी जिनका बोलते हैं, उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर ट्रेड किया, क्रेडिट किया, ट्रस्ट दैट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑफिशियल स्ट्रक्चर। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं था कि हम गवर्नमेंट को इंक्लूड करें, मतलब उस समय के सुल्तान या राजाओं को इंक्लूड करें। हुंडी was a written instruction to make payment to an individual. It could be carried across political boundaries and enable financial transaction without a need to carry currency. A precursor of modern banking, इसको हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारी मॉडर्न बैंकिंग या चेक सिस्टम जो होता है उसको, उसके इक्वल। दिस सिस्टम वर्क्स अक्रॉस ट्रेड नेटवर्क विदाउट पार्टिसिपेटिंग ऑफ रूलिंग क्लास, ये रूलिंग क्लास के पार्टिसिपेट किए बिना ही वर्क कर सकता था। अब इसमें जान लेते हैं टेम्पल्स एज अ सेंटर ऑफ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो दे सो सेंटर लर्निंग के लिए भी था, सोशल इंटरेक्शन के लिए भी सेंटर था। दे ऑल्सो क्रिएटेड इको सिस्टम विद बसलिंग मार्केट्स।
रूलिंग क्लासेस डोनेट लैंड एंड वेल्थ टू टेम्पल डाइटीज़, मतलब जो राजा लोग होते थे वो टेम्पल्स को बहुत सारी डोनेशन देते थे, है बहुत सारा पैसा देते थे, हेल्ड इन ट्रस्ट बाय टेम्पल मैनेजर्स हु डेवलप कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये साथ साथ मंदिर इन पैसे को क्या करता था, मंदिर को तो सजाता ही था, भगवान के लिए जो चीज़ें चाहिए होती थी वो तो रखते ही थे, पर इसके साथ साथ ये जो टेम्पल कम्युनिटी थी ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज़, टैंक्स, ये सारी वेलफेयर वर्क्स भी करते थे। पिलग्रिम अकोमोडेशंस, इनके लिए धर्मशाला वगैरह बनवाना लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें उन पैसों से होती थी। द टेम्पल प्रोवाइड मर्चेंट्स विद क्रेडिट एंड फंडेड इंटरनल एज वेल एज मैरीटाइम ट्रेड। और इसके साथ साथ वो जो बड़े मर्चेंट्स होते थे उनको कई बार क्रेडिट भी देते थे, मतलब उनको पैसे हम ये बोल सकते क्रेडिट पे दे देते थे, मतलब पैसे उधार दे देते थे। वाइल अर्ली पीरियड वॉज प्रॉस्पेरिटी, लेट 16th century विटनेस्ड इकोनॉमिक स्ट्रेट, मतलब जो हमारा 1580-90 वाला जो फेज़ था उसमें हमें एक तरीके का स्ट्रेस नज़र आता है इकोनॉमी पर। लेट 1600, मतलब इट्स अराउंड दी 1680 एंड 1690 के अराउंड हमें इकोनॉमिक स्ट्रेस देखने को मिलता है। ओके, रीजन्स वर ऑफन लेफ्ट विद अ स्मॉल शेयर, उनके पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं था और उनको वापस क्या करता था, बहुत सारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे थे। इंटरमीडिएटरीज, मतलब बिचौलिए बहुत ज़्यादा हो गए थे, जो कि इनसे ट्रेडर्स क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, और ऊपर तो इनको टैक्स देना ही होता था। दिस कॉज मैनी टू लूज देयर लैंड एंड बिकम बाउंडेड लेबर्स, जब वो नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता था, अब मजबूरन दूसरे की ज़मीन पे ऐसे लेबर काम करना पड़ता। तो भी कैसा लेबर, बाउंडेड लेबर, मतलब जब तक वो अपना टैक्स ना वापस भर दें उनको एज अ बंधुआ मजदूर काम करना पड़ता था। हिस्टोरियंस हमें क्या बताते हैं, दैट क्राफ्ट पर्सन एंड लेबरर्स टू ऑफन फेस्ड हार्श इकोनॉमिक कंडीशन। India was still a land of abundance and testify many Arab and European travelers, but the wealth was largely centralized in the hand of rulers, courtiers, high officials and the merchant class. ज़्यादातर पैसे किसके पास थे, इन्हीं लोगों के पास थे। कॉमन लोगों की अभी भी जो सिचुएशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर एंड एडिशनल कॉस्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, बार बार इतने ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन का, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा मूव कर रहे थे। एट द लेवल ऑफ कॉमन पीपल देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ क्लैशेस, especially over sacred sites that have been desecrated or destroyed under the rulers। मतलब जो भी एक तरीके के क्लैशेस देखने को मिलते थे लोगों के बीच में, जहाँ पर कि सैक्रेड साइट को डिस्ट्रॉय करते थे, क्योंकि लोग अपनी साइट को छोड़ के नहीं जाते थे और वो वहीं पर वर्शिप कंटिन्यू करते रहते थे, जिससे कई लोगों को परेशानी होती थी। बट बाय एंड लार्ज पीपल ऑफ द डिफरेंट फेथ्स एंड कम्युनिटीज़ लिव्ड पीसफुली, मतलब लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे कर साथ साथ रहने की आदत डालने लगे, एक दूसरे की कल्चर को समझने की कोशिश करने लगे, एंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट और ईच अदर, और वो एक दूसरे पर अब इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट थे। मतलब उनको साथ साथ क्या करना होता था, मतलब अब जैसे कुछ मान लेते हैं कुछ पारसी लोग हैं जो बाहर से लेकर आ रहे हैं, जो कि बाकी कम्युनिटी उनसे खरीदेगी, कुछ स्पेशलिटी जैनों की है जो जैन से खरीदेंगे, कुछ स्पेशलिटी हिंदूज़ की है जो हिंदुओं से खरीदेंगे। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो कल्चर था इंडिया का वो बहुत ही मिक्स हो चुका था और लोगों के एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मिक्स थे। Okay, so this is kind of a just kind of, we can say summary of this part। इसको हम एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस ऑन होल बट पॉलिटिकली अनस्टेबल, इंडिया प्रॉस्पर कर रहा था बट पॉलिटिकली अनस्टेबल था, बार बार राजा बदलते रहते थे। फ्रीक्वेंट रीशेपिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप, इंडिया फेस सीरियस चैलेंजेस बट सर्वाइव। इट इज़ नॉट अ टेल नॉट ऑफ हार्डशिप बट ऑल्सो ऑफ रेजिलियंस। ये हमें लोगों की सहन शक्ति, उनकी धैर्य का भी बताता है, उनकी सिर्फ परेशानियों का नहीं बताते। थ्रू द स्वार्ड्स when the occasion demanded, but also through the fresh creation of art, literature, spirituality, timeless values। तो हमें लोगों के इन सारी चीज़ों को, उनकी लिटरेचर का, स्पिरिचुअलिटी का, आर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस पीरियड में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक पहले की 5 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाकर वो देख लीजिए, और लाइक एंड शेयर बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो चैप्टर को अच्छे से NCERT के फॉर्म में समझ पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।